नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुनील सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीटेट 2024 के लिए मनोविज्ञान की जो ये मैराथन क्लास है। इसमें संपूर्ण मनोविज्ञान का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे एक रिवीजन के तौर पर, एक पीडीएफ के माध्यम से। तो आप हमारे साथ बने रहे। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन शायरी सुनाना चाहता हूँ। कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, लेकिन जो जितना घिसेगा वो उतना ही चमकेगा। ये बात आपको आपके मस्तिष्क में उपयोग करने के लिए इस शायरी के माध्यम से समझाया गया है कि सबको समान मस्तिष्क ईश्वर ने हमें दिया है, लेकिन इसका जितना उपयोग आप करोगे उतना ही हमें बेनिफिट मिलेगा, यानी कि फ़ायदा होगा। हम बात करते हैं हमारी क्लास की, तो इसमें संपूर्ण मनोविज्ञान का सारांश यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं एबिग हॉस एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कहा था मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है लेकिन इसका अतीत बहुत बड़ा है। यानी कि अतीत के बारे में बात करते हैं तो इसका अतीत लगभग 400 बीसी का है। बात करेंगे हम इसके इतिहास की, तो इसका इतिहास है 150 बीसी का समथिंग। मनोविज्ञान शब्द के बारे में बात करते हैं तो मनोविज्ञान शब्द जो है यह है अंग्रेजी की साइकोलॉजी से मिलकर बना है, और ये साइकोलॉजी किस शब्द से मिलकर बना है तो साइको प्लस लॉगस से। ठीक है, यह जो शब्द है साइकोलॉजी, यह ग्रीक और यूनानी भाषा का शब्द है। इसे लैटिन भाषा से भी माना जाता है। बात करेंगे मनोविज्ञान का जो विकास है किस प्रकार से हुआ, तो पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, और वह कहने वाले जो वैज्ञानिक थे कौन कौन थे, वह थे मनोवैज्ञानिक प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ते, जो कि 16वीं शताब्दी के थे। 16वीं शताब्दी में ये इनको इस मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाने लगा। बात करते हैं मन या मस्तिष्क का विज्ञान, जो कि पेम्पोनोजी ने कहा था, और यह कहा था 17वीं से 18वीं शताब्दी में। 17वीं से 18वीं शताब्दी में इसे पेम्पोनोजी कहा जाता था। पेम्पोनोजी ने कहा था मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, बात करते हैं हम चेतना का विज्ञान, जो कि कहने वाले मनोविज्ञान थे वह थे मनोवैज्ञानिक विलियम वुंड, विलियम जेम्स और वॉइस और जेम्स सली, जो कि 19वीं सदी में इनको कहा जाता था। व्यवहार का विज्ञान इनको कहने वाले थे जेवी वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर और मैकडूगल, जो कि 20वीं शताब्दी में इन्हें कहा था। ये था मनोविज्ञान का विकास क्रम। और अभी आधुनिक मनोविज्ञान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम व्यवहार का विज्ञान के बारे में हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि अभी जो चल रहा है वह है व्यवहार का मनोविज्ञान। एक नोट में आपको बता देता हूँ कि चेतना के विज्ञान में विलियम वुंड ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक वेधशाला खोली थी। और इसका जो वर्तमान जो नाम है वह है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कहाँ है तो है लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, जो कि 1879 को विलियम वुंड ने बनाई थी। बात करते हैं हम अगले नोट की तरफ, जो कि जेबी वॉटसन का है कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो। आगे हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जो बिंदु है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं थॉर्नडाइक, और बात करते हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं, और बात करते हैं मनोविज्ञान के जनक अरस्तु ही हैं। जेबी वॉटसन का एक और बिंदु हम देखते हैं कि व्यवहारवाद मनोविज्ञान के जनक जो अमेरिका मनोवैज्ञानिक है, जिनका जन्म 9 जनवरी 1878 को
हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 25 सितंबर 1958 को, जिन्होंने व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। इनकी जो 2 पुस्तकें हैं वो आपके सामने ये हैं। बात करते हैं हम रॉबर्ट वुडवर्थ की, जो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1869 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 4 जुलाई 1962 को हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक रहे थे। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का और फिर चेतना का, अंत में व्यवहार को अपनाया था। यह जो कथन है यह वुडवर्थ का है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो यानी कि यह जो कथन है रहने वाला है आप सभी के लिए। बात करते हैं हम अगले नोट की तरफ। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट है। और विकासात्मक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वह हैं जीन पियाजे। दोनों ही बड़े इम्पोर्टेंट जो बिंदु हैं आप सभी के सामने दोस्तों। आगे हम बात करते हैं यूनिट नंबर पहली, जो कि बाल विकास, जो कि मनोविज्ञान के अंदर सीटेट 2024 में मनोविज्ञान के अंदर बाल विकास के नाम से यूनिट नंबर फर्स्ट रहने वाली है। बात करते हैं बर्ग के बारे में। एक वैज्ञानिक है बर्ग, जिन्होंने कहा कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के बारे में जो बाल विकास का जो अध्ययन है वह गर्भावस्था से किशोरावस्था के बारे में इन्होंने बताया था। देखो, बाल विकास का जो इतिहास के बारे में बात करते हैं तो 18वीं शताब्दी व 19वीं सदी, 18वीं शताब्दी के बारे में पहले बात करते हैं। तो पेस्टोलॉजी ये वैज्ञानिक विवरण इन्होंने दिया था और इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय बच्चे के ऊपर अध्ययन किया था, जिसे अगर हम बात करते हैं तो हाँ, इन्होंने 3.5 वर्षीय बच्चों के ऊपर प्रयोग किया था। बात करते हैं 19वीं सदी में स्टैनली हॉल ने, जिसे बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता भी कहा जाता है, जो कि अमेरिका के हैं। इन्होंने सर्वप्रथम बालकों के लिए प्रश्नावली की शुरुआत की थी स्टैनली हॉल ने। बात करते हैं सर्वप्रथम प्रश्नावली की शुरुआत वुडवर्थ ने की थी। सर्वप्रथम प्रश्नावली की शुरुआत तो वुडवर्थ ने की थी, लेकिन यहाँ पर बालकों के लिए प्रश्नावली की बात करते हैं तो स्टैनली हॉल आ जाएगा। बात करते हैं 1887 में न्यूयॉर्क में बाल सुधार गृह की स्थापना हुई थी। स्टैनली हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे जाना जाता है? तो स्टैनली हॉल को। ठीक है, बात करते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वह कौन कौन से हैं? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। बात करते हैं हम अगले नोट की तरफ कि घनिष्ठ संबंध जो शारीरिक व मानसिक रूप से होता है, यह भी यानी कि बाल विकास से संबंधित ही इम्पोर्टेंट बिंदु है। बात करते हैं हम अगले नोट की तरफ। तो क्रो एंड क्रो 2 व्यक्ति हैं। बात करते हैं एक का नाम क्रो कैसे पड़ा और एक का नाम क्रो कैसे पड़ा। तो देखो, लिस्टर क्रो और एक है एलिस क्रो, दोनों का नाम अलग अलग है। कभी कभी हम दोनों को एक ही मान लेते हैं। बात करते हैं हम अगले नोट की तरफ। 20वीं शताब्दी में बच्चे की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी जो है बच्चे की शताब्दी है। यह किसने कहा था? यह कहा था क्रो एंड क्रो ने। बात करते हैं अगले नोट की तरफ। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत 1930 में हुई थी। बाल विकास अध्ययन की शुरुआत 1930 में हुई थी। बात करते हैं हम अगले बिंदु की तरफ। अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में बात करते हैं। तो अब देखो, अभिवृद्धि एक पक्षीय है जबकि विकास बहुपक्षीय है। विकास के बारे में बात करते हैं तो यह बहुपक्षीय है, जैसा कि आपको इस मानचित्र के माध्यम से दिख रहा होगा। और अभिवृद्धि एक पक्षीय है, एक पक्ष में होगी, और विकास बहुपक्ष में होगा। अभिवृद्धि संकुचित है जबकि विकास व्यापक यानी कि बड़ा है।
अभिवृद्धि में लंबाई, चौड़ाई और भार, जबकि विकास में कार्य क्षमता को हम देखते हैं। अभिवृद्धि परिमाणात्मक है जबकि विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही है। अभिवृद्धि में रचनात्मक है जबकि विकास में रचनात्मक और निदानात्मक परिवर्तन दोनों ही आ जाते हैं। अभिवृद्धि में विवृद्ध सूचक है जबकि विकास में विवृद्ध व हास्य का सूचक दोनों ही है। बात करते हैं हम आगे। बाल विकास को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है: शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। बात करते हैं परिमाणात्मक को गणनात्मक भी कहते हैं, जो कि अभिवृद्धि में इस प्रकार से है। विकास शुरू होता है गर्भावस्था यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था से। अभिवृद्धि विकास में संबंध एक दूसरे से पूरक है। अभिवृद्धि और विकास के जो संबंध है एक दूसरे से पूरक है। अभिवृद्धि मात्रात्मक, मापनीय, गणनात्मक होती है। बात करते हैं विकास की परिभाषाएं। बर्ग ने कहा, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व अर्थात गर्भावस्था से किशोरावस्था अथवा परिपक्व जो अवस्था है तक में जो होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। क्रो एंड क्रो ये बोलते हैं कि बाल मनोवैज्ञानिक वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है या फिर वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। जेम्स ने कहा, जन्म से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन बाल विकास अध्ययन कहलाता है। गेसेल ने कहा कि विकास एक परिवर्तन है जिसमें नवीन योग्यताओं व विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। श्रीमती हरलोग ये बोलते हैं कि विकास के क्रम में परिवर्तन को बांटा गया है। कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं? आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन हो सकता है, पुराने चिन्हों का जो लोप है वह हो सकता है, नवीन चिन्हों का उदय हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं विकास के नियम। विकास की और क्या क्या नियम हो सकते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। समान प्रतिमान का नियम होता है, क्रमबद्ध का नियम, निश्चित श्रृंखला का जो नियम है। समान प्रतिमान से तात्पर्य यहाँ पे यह होता है कि सभी को समान रूप से प्रतिमान यानी कि जो विशेषता मिलती है वह यहाँ पे मिलती है। क्रमबद्धता का नियम यानी कि हर जैसे बॉडी के अंदर हर पार्ट है वह क्रमबद्धता के हिसाब से ही वृद्धि होती है, विकास होता है उसमें। अब जैसे आपको पता है कि हमारा एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारा एक हाथ की जो साइज है बढ़ेगी तो वह दूसरे हाथ की साइज भी बढ़ेगी, ना कि दूसरा हाथ की साइज है छोटी रहेगी। तो इसे कहते हैं क्रमबद्धता का नियम। सतत विकास का नियम और निरंतरता का नियम यह लगातार निरंतर से है। परस्पर संबंध का नियम, सभी अंगों का एक दूसरे से संबंध जरूर रहता है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, सामान्य क्रियाओं को सीखते सीखते ही हम विशिष्ट क्रियाओं की ओर जाते हैं। निश्चित दिशा का नियम, निश्चित दिशा एक ऐसी होती है जिसकी तरफ हम विकास की ओर चले जाते हैं। मस्तकाधोमुखी का नियम, सिर से पैर, सिर धड़ हाथ पैर, ये इस प्रकार से है मस्तकाधोमुखी कि सबसे पहले हमारे शरीर में सिर का विकास होता है, फिर हाथ का धड़ का विकास होता है, फिर हाथ का, और फिर हमारे जो पेट है इनका विकास होता है। आगे हम इसको काफ़ी डिटेल से समझने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे निकट से दूर का नियम, केंद्र से सिरों की ओर, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि केंद्र से हमें आगे शाखाओं की तरफ विकास होने की जो बात यहाँ पे कही जा रही है,
व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता ही जरूर पाई जाती है, वो कुछ विशेष होती है इसलिए पाई जाती है। विकास की गति में विभिन्नता का नियम, विकास की गति में विभिन्नता इस प्रकार से हो सकती है कि कोई बच्चा मतलब कितने समय में डेवलप कर रहा है और कोई कितने समय में डेवलप कर रहा है, तो इसमें विभिन्नता जरूर पाई जा सकती है। अरस्तु की परिभाषा के बारे में बात करते हैं कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। अधिगम इसका अर्थ सीखना होता है, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो ने कहा, सीखना ज्ञान, आदत एवं अभिवृद्धियों का अर्जन है। आगे बढ़ते हैं। विकास का अधिगम के साथ जो संबंध रहने वाला है उसको आज हम अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। विकास का अधिगम के साथ संबंध आपस में घनिष्ठ संबंध है। मानसिक विकास अधिगम से संबंधित है। अर्थ निकालना अमूर्त सौम विकास का अधिगम का प्रभाव है। बालकों का समूह से अधिगम विकास के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं, तो प्रमुख सिद्धांत हमारे कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। देखो, जीन पियाजे जी ने कहा, संज्ञानात्मक जो अवस्था है कि सबने पूरी की मूर्ति आपकी, सबने पूरी की मूर्ति आपकी, ये एक ट्रिक है। इसमें सबने पूरी की मूर्ति आपकी, इससे हम इसको समझेंगे। सबने से हो जाएगा संवेदी जो प्रेरक अवस्था है यह 0 से 2 वर्ष की है। 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था रहने वाली है संवेदी प्रेरक अवस्था। पूरी के बारे में बात करते हैं तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होने वाली है। ये हम विकास के प्रमुख सिद्धांत पढ़ रहे हैं। उसमें जीन पियाजे के बारे में जिन्होंने हमें 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। पहली कौन सी? संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 से 15 वर्ष तक की रहने वाली है। बात करते हैं अब्राहम मैस्लो के बारे में, जिन्होंने विकास के प्रमुख सिद्धांतों में एक सिद्धांत दिया, और वह क्या दिया था? देखो, इनकी जो ट्रिक है वह है आत्मा ज्ञान की मांग की पूर्ति स्वयं से होगी। आत्मज्ञान के मांग की पूर्ति स्वयं से होगी। आत्मज्ञान मांग की पूर्ति स्वयं। आत्मज्ञान का सिद्धांत इन्होंने दिया था, मांग पूर्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया था, स्वयं यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो ये कुछ इस प्रकार से सिद्धांत इन्होंने दिया। बात करते हैं हम आगे। केली, थर्स्टन, थॉर्नडाइक, अल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन, इन्होंने कहा केली थे समूह में, थॉर्न बहुत आर्य, एक बार फिर बिने, 2-3 बार मैंने आए। देखो, केली थे, थॉर्न बहुत आए, एक बार फिर दिकारकर या त्रिकारकर। देखो, इस प्रकार से समूह कारक जो केली और थर्स्टन का है। बात करते हैं हम बहुकारक जो कि थॉर्नडाइक का है। एक कारक सिद्धांत जो कि अल्फ्रेड बिने का है। बात करते हैं द्विकारक और त्रिकारक जो सिद्धांत है यह स्पीयरमैन का है। यह हमें याद रखना है। पावलोव के बारे में हम बात करते हैं तो अनुकूलित और अनुक्रिया के शास्त्रीय अनुबंधन से संबंध का प्रतिस्थापन पक। बात करते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, प्रतिस्थापक का सिद्धांत। आगे हम बात करते हैं अनुवांशिकता का एवं वातावरण। अनुवांशिकता और वातावरण। अनुवांशिकता क्या होती है? वंशानुगत
पैदा हुआ बालक जो अपने पूर्वजों के शारीरिक व मानसिक गुण प्राप्त करता है उसे ही वंशानुगत या आनुवंशिक गुण कहते हैं। अब एक नोट है कि पैदा होने के बाद परिवर्तन होना वातावरण से होता है। जैसे मान लो हमें हमारे पूर्वजों के अगर हमें गुण आते हैं तो वह वंशानुगत या फिर आनुवांशिकता के बारे में है। और हमें व्यवहारिक रूप से जो बाहर से जो हमें परिवर्तन आते हैं सामाजिक या फिर सांसारिक जो इस दृश्य वो इनसे हमें जो परिवर्तन आता है वह बाह्य परिवर्तन होते हैं। वुडवर्थ जी बोलते हैं कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती है जो जीवन का आरंभ करते समय ही उपस्थित होती हैं, गर्भावस्था के समय से ही उपस्थित रहती है। जेम्स ड्रीवर ये बोलते हैं कि माता पिता की शारीरिक मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण होगा वंशानुक्रम कहलाता है। B.N. झा ऐसे बोलते हैं कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्व योग है। रुथ बेनार्ड जो रुथ बेनेडिक्ट ये बोलते हैं आनुवांशिकता माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। आनुवांशिकता का नियम के बारे में हम बात करते हैं तो पहला जो नियम रहने वाला है समानता का नियम, माता पिता जैसा ही बच्चा होता है। दूसरा नियम होता है विभिन्नता का नियम, जिसमें माता पिता से कुछ भिन्न यानी कि बच्चे होते हैं। तीसरा नियम है प्रत्यागमन का नियम, जिसमें माता पिता के विपरीत यानी कि होता है बच्चे। वातावरण के बारे में देखो, पर्यावरण, परि प्लस आवरण, चारों ओर से घिरा क्षेत्र वातावरण या फिर पर्यावरण कहलाता है। वॉटसन ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर व इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूँ। रोस ये बोलते हैं कि वातावरण वही भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। एना स्टेसी ये बोलते हैं कि पर्यावरण वह हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। वातावरण संबंधी जो कारक रहने वाले हैं वह रहने वाले हैं सामाजिक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो कारक है रहने वाले हैं। मानव व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं तो वातावरण वंशानुक्रम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया। सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में हम बात करते हैं तो रोसो ने कहा कि सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्ति यो में हम भावना का विकास करता है। सामाजिकरण जो सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है, यानी कि हम की भावना वहाँ पे पैदा हो जाती है। किम्बल यंग ये बोलते हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। अब महत्वपूर्ण सिद्धांतों की बात करते हैं तो स्वदर्पण सिद्धांत जो कि कोलेजी का है। बात करते हैं मैं और मुझे का सिद्धांत जो कि मीड का है। बात करते हैं सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो कि दूरी वर्म का है। आगे हम बात करते हैं सामाजिकरण के प्रकारों के बारे में बात करते हैं तो प्राथमिक और द्वितीय। सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं कौन कौन से हैं वो देखो। पालन पोषण, सहानुभूति, पुरस्कार एवं दंड, वंशानुक्रम, वातावरण, विद्यालय, परिवार, पड़ोस, बालक के साथी, समुदाय और धर्म। सामाजिकरण की अवस्थाएं इस प्रकार से हैं शैशवकाल, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। बाल्यावस्था के बारे में बात करते हैं तो प्रारंभिक और उत्तर दो कालों में इसे विभाजित किया गया है।
बात करते हैं हम सामाजिकरण के प्रमुख अभिकर्ता, अध्यापक की भूमिका। पियाजे और वाइगोत्स्की कोहलबर्ग का सिद्धांत, तीनों का सिद्धांत बड़े ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं सीटेट 2024 में। सबसे पहले हम बात करते हैं जीन पियाजे का सिद्धांत। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत इस प्रकार से है। पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन पियाजे का सबसे महत्वपूर्ण योगदान संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में माना जाता है। पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी थी। संज्ञानात्मक सिद्धांत परिभाषा के बारे में बात करते हैं कि प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान जिससे वह वातावरण को माध्यम से ग्रहण करता है, जिससे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। संज्ञान विकास शेषावस्था से चलकर जीवन पर्यंत तक चलता है। इसको चारों वर्गों में विभाजित करते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, संवेदी गामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष की है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष की है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 18 वर्ष की है, संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष। इसमें वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। पहली जो अवस्था थी संवेदी गामक अवस्था, उसमें जो इसका जो वो है वर्ष है 0 से 2 वर्ष रहने वाला है। इसमें क्या है कि बच्चा देख कर, स्पर्श कर करके, छू करके और एक उसमें गंध के द्वारा स्वाद का जो ज्ञान है वह ग्रहण करता है। और बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, मतलब अपनी इंद्रियों को वह प्रयोग में करता है। परिचितों का फेस यानी कि चेहरा देखकर मुस्कान के साथ स्वागत करता है। उसको लगता है कि उसके माता पिता को बचपन से, यानी कि जब से वह आँख खोलता है तब से देखता रहता है। तो जैसे ही उसके चेहरे के सामने उसके माता पिता या फिर अन्य कोई भी परिवार का सदस्य है उसका चेहरा आता है तो उसको देख करके वह मुस्कुराता है। तो वह ऐसे लगता है कि मानो यह हमारा मुस्कुराकर स्वागत कर रहा हो। आँख, नाक, कान, त्वचा और नागक क्रियाएं, पकड़ना, खेलना, लिखना आदि, ये सब चीज़ें करना उसको ज़्यादा एक्टिव लगता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बात करते हैं तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था यहाँ पे रहती है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। खिलौनों की अवस्था भी इसे कहा जाता है। भाषा का विकास यहाँ पे होता है। वस्तु स्थायित्व का प्रभाव जागृत हो जाता है। जैसे मान लो हम बच्चे को ये बोलते हैं, जैसे कोई भी एक ऐसा स्थान हो जहाँ पे यानी कि वह चीज़ निश्चित रखी हुई होती है तो हम उसे बोलते हैं कि वह चीज़ लेके आओ, तो उसको स्थायित्व हो जाता है कि हाँ ये, जैसे मान लो हमने उस बच्चे से कोई भी, जैसे मान लो हमने उस बच्चे से रसोई घर से कुछ खाने की चीज़ मंगवाई, तो वह जैसे ही हम उसको उसका नाम लेंगे तो वह रसोई घर की तरफ जाएगा, ना कि किसी अन्य रूम की तरफ। ठीक है। निर्जीव वस्तुओं को सजीव चिंतन करने लगता है जिसे जीववाद कहते हैं। वह निर्जीव वस्तुओं में भी सजीवता का जो भावना है उसके मन में यह रहता है कि नहीं, ये इसमें भी जीव है। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। अनुकरणवादी, अहम भाव आदि,
यहाँ पे निर्जीव वस्तुओं के बारे में मैं एक चीज़ आपको ये समझा देता हूँ। जैसे मान लो अपन ने खिलौना बच्चों को दिया, खिलौनों को वह सजीव मानते हैं, खिलौनों की वह रक्षा करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनकी मतलब हर ज़रूरतें वो पूरी करते हैं जैसे एक बच्चे की ज़रूरतें होती है, तो उनको वो सजीव समझ बैठते हैं। बात करते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ कि मुख्य संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें बालक चिंतन व तर्क दोनों ही करने लग जाता है। इसमें दिन तारीख महीना आदि बताने लगता है। इसमें मूर्त चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। यहाँ तक आते आते बच्चे की जो मस्तिष्क की जो क्षमताएं हैं या फिर उसकी जो अंदर की जो सीखने क्षमता है काफ़ी बढ़ जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 18 वर्ष की होती है। इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है। स्मरण मनन आदि करता है, कार्य को करण समझता है, यानी कार्य में अंतर। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास यहाँ पे हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। बात करते हैं आगे पियाजी का शिक्षा में योगदान क्या रहा उसके बारे में। संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया इन्होंने और बाल केंद्रित शिक्षा बाल पर भी इन्होंने बल दिया था। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत देखो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया। इनका जीवन जो है 1896 से 1934 तक रूस से संबंधित ये रहे थे। विकास मनोवैज्ञानिक पर मुख्य कार्य किया इन्होंने। वाइगोत्स्की हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है, यह इन्होंने बात कही थी। जैसा कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों पर होता है, इन्होंने यह बात इस प्रकार से कही थी कि एक बच्चे को उसके माता पिता के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। इस प्रकार से इन्होंने यह बात कही थी। इनके जो प्रमुख सिद्धांत हैं वह इस प्रकार से हैं कि भाषा का सिद्धांत जो कि सामाजिक रचनावाद है, सामाजिक विकास का सिद्धांत जो कि सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत है, अधिगम सिद्धांत जो कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि JPD, बच्चों को स्वयं ही सीखने देना चाहिए तथा जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तब उसकी सहायता करनी चाहिए। यह बड़ी ही इम्पोर्टेंट इन्होंने बात कही है कि बच्चे को स्वयं से करना सीखना चाहिए ताकि उसको ये लगे, ताकि उसकी जो मस्तिष्क की जो क्रियाएं हैं वो काम करना लगे कि मुझे इस कार्य को इस प्रकार से करना है। अगर वो असफल रहता है तो तब हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बच्चों की भाषा व विचार 2 वर्ष तक अलग अलग रहते हैं, बाद में एक ही रहते हैं। वाइगोत्स्की ये बोलते हैं कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। सामाजिक कारकों, परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश। पियाजे ने यह कहा था कि बच्चों का विकास उसकी उम्र अनुसार होता है। वाइगोत्स्की बोलते हैं बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत इन्होंने कहा कि आत्मसार करना स्वयं के प्रयास से सीखना या फिर सीखा गया ज्ञान है। आत्मसार करना यानी कि स्वयं के प्रयास से सीखा गया ज्ञान आत्मसार कहलाता है। सहारा बच्चे के विकास में बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग अस्थायी सुधार कहलाता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र बच्चों के सहयोग से विकसित होने वाला JPD कहलाता है। जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी व्यस्त व्यक्ति के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है,
इस प्रतिक्रिया को सहारा देना कहते हैं और इस प्रक्रिया को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। एक नोट है, जीन पियाजे का सिद्धांत निर्मितवाद है जबकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक निर्मितवाद है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो बिंदु है। सामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने शिक्षक के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है। विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। देखो दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको तब समझ में आएगी जब आपने एक बार पहले पढ़ा हुआ हो। और ये जो क्लास है सिर्फ रिवीजन के तौर पर चलाई जा रही है ताकि आपका एग्ज़ाम से पहले रिवीजन हो जाए। कोहलबर्ग का सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने नैतिक विकास सिद्धांत नैतिक अवस्था का जो सिद्धांत है कोहलबर्ग ने सर्वप्रथम नैतिक विकास सिद्धांत 1969 में दिया था। इसके बाद इसमें 1981 व 1984 में संशोधन भी किया गया था। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता जबकि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या फिर अर्जित किया जाता है। कोलबर्ग ने 1987 के नैतिक विकास के 6 चरण बताए। उसने पाया कि ये चरण सार्वभौमिक होते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पूर्व परंपरागत अवस्था जो कि 4 से 10 वर्ष तक की होती है, परंपरागत अवस्था जो कि 10 से 13 वर्ष की होती है, उत्तर परंपरागत अवस्था जो कि 13 से अधिक होती है। कोहलबर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद यह बताया कि नैतिक विकास के 6 चरण हैं जिन्हें आपसी से या फिर आसानी से पहचाना जा सकता है। इनके 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्ण चरणों से अधिक परिपूर्ण होते हैं। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होते। सर्वप्रथम बालक का विकास अनौपचारिक रूप से होता है। पूर्ण नैतिकता स्तर के बारे में बात करते हैं तो 4 से 10 वर्ष इस बाल्यावस्था के रूप में भी जाना जाता है। इसे आज्ञा एवं दंड की अवस्था या अहंकार की अवस्था, झूठ बोलना, चुराना आदि की अवस्था कहा जाता है। परंपरागत नैतिक स्तर के बारे में बात करते हैं तो 10 से 13 वर्ष की यह अवस्था होती है। इसमें प्रशंसा अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की जो अवस्था है यह कहलाती है। उत्तर परंपरागत अवस्था जो 13 से अधिक होती है यह समाज के साथ संबंध और सार्वभौमिक संबंध यहाँ पे रहने वाले हैं। बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। इसी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत बालक की रुचियों व प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं का जो अध्ययन है या फिर ध्यान रखा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है जिसका मुख्य उद्देश्य बालक का चहुमुखी यानी कि सारी तरफ से चारों तरफ से यह सर्वांगीण विकास करना है। व्यक्ति शिक्षण को महत्व देती है, मतलब व्यक्तिगत जो शिक्षण है इस पे यहाँ पे महत्व देने की बात कही गई है। बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं वो देखो।
बच्चों को उनकी योग्यता, क्षमताओं, रुचियों के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। बच्चों को अधिक से अधिक रचनात्मक कार्यों करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। बच्चों को सामाजिकता से जोड़ना विद्या। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक बालकों का सहयोगी तथा मार्गदर्शन के रूप में होता है। अतः बालकों का सभी प्रकार से मार्गदर्शन करता है और विभिन्न क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने में सहायता करता है। शिक्षक का उद्देश्य बालकों को केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना मात्र नहीं होता, बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा का महानतम लक्ष्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से सिद्धांत हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत किसी भी क्रिया को करने में छात्र को हाथ, पैर व मस्तिष्क की सब क्रियाएं शील होनी चाहिए। एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का काम ले सकता है। प्रेरणा का सिद्धांत नैतिक कहानियां, नाटक आदि के द्वारा बालक में प्रेरणा भरनी चाहिए। महापुरुषों, वैज्ञानिक आदि का उदाहरण देकर के। रुचि का सिद्धांत रुचि कार्य करने की प्रेरणा देती है और फलस्वरूप शिक्षण बालक की रुचि के अनुसार दिया जाना चाहिए। चयन का सिद्धांत बालकों के अनुसार चयन किया गया विकल्प जैसे खेलना, पढ़ना, घूमना आदि को बच्चों की इच्छा के अनुसार ही करवाना चाहिए। विषय वस्तु का चयन भी। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत प्रत्येक छात्र की बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है, अतः हमें उसकी इस विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए एक अच्छे पाठ्य पुस्तक बनाने की आवश्यकता होती है, जिसका स्वरूप इस प्रकार से रहना चाहिए। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, वातावरण के अनुसार होना चाहिए, पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी होना चाहिए, पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि के अनुसार होना चाहिए, पाठ्यक्रम बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार ही होना चाहिए, पाठ्यक्रम में व्यक्ति की विभिन्नता का ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में हम बात करते हैं। शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है जिसका उद्देश्य व्यक्ति और समाज दोनों का विकास करना है। अतः ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो समाज के लिए प्रगति का रास्ता तैयार करती हो प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है। प्रगतिशील शिक्षा की अवस्था के विकास में जॉन डीवी का जो विशेष योगदान यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जॉन डीवी ने किया था। प्रगतिशील शिक्षा यह बताती है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना होता है या होना जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास का अवसर मिले। प्रगतिशील शिक्षा का महत्व बालकों की रुचि को ध्यान में रखकर उनका निर्देशन करना चाहिए। बालकों को स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाना चाहिए। अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित करें और बालक के व्यक्तिगत का विकास बेहतर हो। प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य बालकों का विकास करना भी होता है। बुद्धि के बारे में बात करते हैं तो परिभाषा सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है। टर्मन ने कहा कि बुद्धि अमूर्त विचारों को संदर्भ में सोचने की योग्यता होती है। वुडवर्थ ये बोलते हैं कि बुद्धि कार्य करने की विधि है और बकिंगम ये बोलते हैं कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। मन ये बोलता है कि नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की जो नमनीयता बुद्धि है।
बात करते हैं सर्वप्रथम प्रयोग फासिस जो गाल्टन है, इन्होंने 1885 में किया था। बुद्धि अमूर्त होने के साथ वह विभिन्न प्रकार की योग्यता है। इतिहास के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम इंग्लैंड में फ्रांसीसी गाल्टन ने 1885 में जनता का ध्यान बुद्धि की तरफ खींचा, आकर्षिट किया। सर्वप्रथम केटल ने 1890 में मेंटन टेस्ट एज मैन सुप्रीम सुपरनेंट का पुस्तक के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की थी। बुद्धि जन्मजात शक्ति योग्यता है। बुद्धि एक विकसित या फिर विकासशील और परिवर्तन योग्यता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर परिस्थितियों का हिसाब बदलती रहती है। बुद्धि आयु व परिस्थितियों दोनों के हिसाब से बदलती रहती है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि पर्यावरण के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली योग्यता। अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करना ही बुद्धि है। बुद्धि के प्रकार: मूर्त और स्थूल बुद्धि, इसे मानक या फिर यांत्रिक बुद्धि, इसमें कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक आते हैं। अमूर्त बुद्धि के बारे में बात करते हैं तो पुस्तकीय ज्ञान, जिसमें वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, लेखक आते हैं। सामाजिक जो बुद्धि है, इसमें व्यक्ति और समाज दो ही आते हैं। बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं तो एक कारक सिद्धांत यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड बिने ने 1911 में। इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। द्विकारक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो इसका प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने 1904 में, जो कि लंदन के रहने वाले हैं। बुद्धि दो तत्व है, एक तो सामान्य जो जन्मजात है और एक विशिष्ट तत्व जो अर्जित किया जाता है। बहुकारक सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने और इसे रेत का टीला भी कहा जाता है। चौथा जो तत्व सिद्धांत है, समूह तत्व का सिद्धांत, इसका जो प्रतिपादन है थ्रस्टन ने 1938 में किया था। इसमें कुल 13 तत्व बताए, जिसमें 7 तत्व को प्रमुख तत्व बताया गया है। आगे हम बात करते हैं त्रिचापित सिद्धांत, जो कि स्टर्नबर्ग का है। तरल ठोस सिद्धांत, जो कि केटल का है। विकासात्मक सिद्धांत, जो कि जीन पियाजे का है। बुद्धि का कैके सिद्धांत, जो कि हैक का है। और पदानुक्रमिक सिद्धांत, जो कि बर्नर का है। बुद्धि लब्धि सूत्र, स्टर्न ने बुद्धि लब्धि सूत्र के बारे में जो दिया था वह दिया था मानसिक आयु यानी कि MA बटा वास्तविक आयु यानी CA। सबसे पहले सूत्र दिया स्टर्न ने। टर्मन ने 1911 के बाद इसमें एक चीज जोड़ी थी और वह जोड़ी थी इंटू 100 यानी कि MA बटा CA इंटू 100। आर्मी अल्फा प्रेक्षण, यह शाब्दिक बुद्धि प्रेक्षण है। यह पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए है। ये अमेरिका में किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। आर्मी वीटा परीक्षण, यह शाब्दिक परीक्षण था। यह पढ़े लिखे लोगों और अनपढ़ लोगों के लिए था। इसमें शब्दों का महत्व नहीं था। ये भी अमेरिका में हुआ था। बुद्धिमापन, बुद्धिमापन को सरल बनाने वाला बिने, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण बिने ने ही किया था। बुद्धिमापन काल जो है 1905 से 1911 तक चला था। 1905 के पूर्व शरीर के आधार पर 1905 से 11 में मानसिक आयु, 1911 के बाद बुद्धि लब्धि। मानसिक शब्द का प्रयोग बिने ने किया था। विश्व में पहली बार बुद्धि का मापन शरीर के आधार पर बिने के मरने के बाद बुद्धि लब्धि सरल आया। शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धिमापन किसने किया तो वह किया था लेवेस्टर ने। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत हॉवर्ड गार्डन ने 1983 में किया था, जिसमें इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई।
तो प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। गार्डन की बुद्धि के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो शाब्दिक भाषाई बुद्धि, इसके माध्यम से शब्दों व भाषा का ज्ञान होता है, जैसे वकील, कवि और पत्रकार। तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्किक योग्यताएं जैसे बैंक मैनेजर आदि। स्थानिक बुद्धि, यह बुद्धि जगह, अंतरिक्ष, मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होती है। मूर्तिकार, चित्रकार। शारीरिक गतिक बुद्धि, शरीर को गति देने वाली बुद्धि, जैसे डांसर, अभिनेता आदि। संगीतात्मक जो बुद्धि है, इसमें संगीत की बुद्धि अधिक, जैसे सिंगर, इंटरनेट वो होता है उसके बारे में। अंत्यक्ति जो बुद्धि है, दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरैक्ट किया जाता है, जैसे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता। अंत्य व्यक्तिक बुद्धि, इसमें स्वयं के साथ जो इंटरैक्ट किया जाता है, जिसमें जैसे मतलब गुरु बनते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि, इसमें बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं, जैसे किसान। अस्तित्ववादी बुद्धि, सभी प्रकार से सोचना। भाषा एवं विचार, भाषा व विचार को प्रभावित करने वाले कारक जैविक कारक, सामाजिक कारक और शैक्षिक कारक। भाषा की 6 अवस्थाएं हैं और वह अवस्था है: आनंद की धीमी ध्वनि, बम बम, बब मम, और पहला सार्थक शब्द 9 से 11 या फिर 12 वर्ष तक। 2 सार्थक शब्द 18 महीने। 4 साल तक का कई हजार शब्द। सॉरी, यहाँ पे पहला सार्थक शब्द जो बोलता है बच्चा, 9 से 11 या 12 माह है, माह है होगा, ना कि वर्ष, माह है। 9 से 11 माह है, ठीक है। पियाजी और वाइगोत्स्की के बारे में अब हम बात करते हैं, तुलनात्मक के। इन्होंने लिखा, पियाजी ने पुस्तक लिखी थी द लैंग्वेज थॉट ऑफ ए चिल्ड। इन्होंने लिखी बुक, इन्होंने वाइगोत्स्की ने बुक जो लिखी थी थॉट ए लैंग्वेज, 2 साल तक भाषा पर विचार, पहले विचार फिर भाषा आती है, स्वयं से बात करना, अहम की शिक्षा। पहले भाषा विचार स्वयं को निर्देशित करता है। सामाजिक वार्ता 0 से 2 साल, निजा वार्ता 0 से 3 वर्ष, साइलेंट स्पीच 7 वर्ष। नाओम चॉम्स्की ने एलएडी के बारे में बात कही है। भाषा का अर्जन एक जो सब कॉमेश्री घटना होती है उस प्रकार से है। जन्मजात एलएडी होता है जो उम्र के साथ कमजोर होता है। नॉम चॉम्स्की भाषा विकास का सिद्धांत, ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। एलएडी, भाषा अधिग्रह और यंत्र। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया, यानी ग्रामर जन्मजात होती है। चॉम्स्की के भाषा के 2 लेवल बताए हैं। सतह संरचना, इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों, शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता, जैसे मम्मी, पापा, खाना पीना आदि। गहरी संरचना, इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। चिंतन परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वे
या फिर वही विचार चिंतन कहलाता है। चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता रहता है। चिंतन के प्रकारों के बारे में बात करते हैं तो पहला है स्वलीन चिंतन। स्वयं में लीन रहना, ऐसी कल्पना करना जिसका वास्तविक स्वरूप ना हो, स्वलीन चिंतन कहलाता है। यथार्थवादी चिंतन, यह चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है। यथार्थवादी चिंतन के 3 प्रकार होते हैं। अभिसारी चिंतन, इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है और समस्या का एक ही समाधान होता है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है। नोट, इसके द्वारा खोजा गया समाधान बंद अंत वाला होता है। अब सारी चिंतन, इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती। इसमें समस्या को कल्पना शक्ति एवं सर्व सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। जैसे दिल्ली की विशेषता का वर्णन कई करे आदि। नोट, इसके द्वारा खोजा गया समाधान मुक्त अंत वाला होता है। आलोचनात्मक जो चिंतन है, इसमें गुण और दोषों को देखते हुए किसी भी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। चिंतन के सामान्य प्रकार इस प्रकार से हैं। प्रत्याशात्मक चिंतन, यानी कि मूर्त जो दिखाई देती है उनके बारे में चिंतन करना प्रत्याशात्मक कहलाता है। प्रत्यात्मक चिंतन, अमूर्त जो दिखाई नहीं देती उनके बारे में चिंतन करना प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। तार्किक चिंतन, किसी चीज या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन अंतर्गत आता है। यह चिंतन का सर्वोत्तम स्तर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लिंग यानी कि जेंडर के बारे में हम बात करते हैं। जेंडर एक सोशल कॉन्सेप्ट, सामाजिक अवधारणा है। लैंगिक रूढ़िवादिता, जो चीजें पहले से चलती आ रही है उसी को मानना रूढ़िवादिता कहलाता है। महिला पुरुष, महिला घर का काम, पुरुष बाहर का काम। लैंगिक पूर्वाग्रह, इसमें मेल और फीमेल में अंतर किया जाता है। जैसे स्कूल सिंगिंग और कंपटीशन में बॉय और गर्ल्स में से गर्ल्स को प्राथमिकता देना। टीचर को हमेशा समान मानना चाहिए। आनुवांशिकता व वंशानुक्रम और वातावरण, जब आनुवांशिकता गुण आंख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, उसे आनुवांशिकता या फिर वंशानुक्रम कहते हैं। आनुवांशिकता को स्थिर और सामाजिक रचना माना जाता है। वातावरण, इससे अभिप्राय हमारे चारों तरफ का माहौल, जैसे घर, स्कूल, परिवार, पड़ोस आदि। मानव विकास में दोनों महत्वपूर्ण योगदान है। लिंग निर्धारण, हमारे शरीर में 2 प्रकार या फिर 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि शुक्राणु पाए जाते हैं। एक्स और वाई उनको नाम दिया जाता है। ये कुल 36 होते हैं, जैसे 2 जोड़े में 23 के। सामाजिकरण के बारे में बात करते हैं। सामाजिकरण एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखता है और यह पूरे जीवन तक निरंतर चलती है। सामाजिकरण की इकाइयाँ प्राथमिक, परिवार, आस पड़ोस और समकक्षी। द्वितीय होती है विद्यालय, समाचार, धार्मिक संस्थाएं, बच्चों के सामाजिकरण के। सक्रिय एजेंसी, इसका बच्चों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जैसे परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार। निष्क्रिय एजेंसी, इसका
बच्चों पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे। व्यक्तिक विभिन्नता